में से जो हमारी नई कहानी है, कहानी नंबर 10, बड़े भाई साहब, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। तो कहानी के तरफ जाने से पहले हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातों को समझेंगे। आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं बातें बताऊं उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब बड़े भाई साहब ये प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। अब कहानी को देखने से पहले हम प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यिक जिन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर कहा जाता है, ऐसे प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी शुरुआती जीवन में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में हुआ। फिर वहीं पर उन्होंने शिक्षा पूर्ण की, बीए तक इन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन परिस्थिति इतनी घर की अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीए तक ही अपनी पढ़ाई पूर्ण की। फिर एक टीचर के रूप में 23 साल इन्होंने नौकरी की अंग्रेजी सरकारी दफ्तरों में। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, गांधी जी का उन्होंने एक भाषण सुना और वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी का इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने पहली कहानी लिखी साजे वतन इन्होंने पहली कहानी लिखी, जो ब्रिटिश सरकार ने अपने विरुद्ध लिखा ये मानकर उनकी उस कहानी को जला दिया। फिर प्रेमचंद जी ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक लिखने शुरू किए। इनकी सारी कहानियाँ, उपन्यास, जिसे हम नॉवेल कहते हैं अंग्रेजी में, ये मानवीय संवेदना को, मानवीय भावना को व्यक्त करने वाले होते हैं। इनमें समाज में व्याप्त व्यवस्था का वर्णन अत्यंत मार्मिक रूप से किया है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है दोस्तों। एक लेखक अपने जीवन काल में इतने बड़ी कहानियाँ लिखना आज के दौर पर संभव नहीं। इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी और 300 के 300 कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ है। मानस सरोवर भाग 1, 2, 3 से ये प्रकाशित है। मानस सरोवर, इनकी कहानी का संग्रह हमें अगर पढ़ना है तो मानस सरोवर नाम से इनकी कहानियाँ लिखी गई है। उसी के साथ मेरे पास उपन्यास है उनके, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गोदान इनकी सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक माना गया है। ये गोदान भारतीय किसानों के जीवन पर लिखी गई एक मर्मस्पर्शी कथा है, जिसमें होरी नामक किसान की पूर्ण जीवन यात्रा, उसकी पत्नी धनिया, उसका पुत्र गोबर, उसकी बेटियों का वर्णन, साहूकारों ने कैसे छलता है, इनका सारा वर्णन इस गोदान में है दोस्तों। उसके बाद प्रेमचंद ने दूसरा एक उपन्यास लिखा, नॉवेल कर्मभूमि। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन जिसे कहते हैं, इसका वर्णन है दोस्तों। इतनी बड़ी किताब उन्होंने उस जमाने में लिखी। उसके बाद गबन, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, एक वकील के जीवन और उसकी पत्नी के जीवन पर लिखा हुआ गबन का अर्थ होता है घोटाला, तो ये लिखा है। फिर प्रेमचंद जी ने ये चौथा उपन्यास है प्रतिज्ञा, जो 2 बहनों के जीवन पर लिखी गई है। बहुत ही सुंदर कथा है और एक नायक के रूप में बाद में वो किस तरह से मोड़ आता है और वो किस तरह से प्रतिज्ञा करता है, इसका वर्णन किया है। मैं संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद कहा जाता है कि इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, जो उन्होंने लिखना शुरू किया था और उसे लिखते समय ही उनका देहांत हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि बाद में उनके पुत्र ने उस उपन्यास को पूर्ण किया। तो इस तरह से 300 कहानियाँ और 13-14 उपन्यास लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ साहित्यिकों में से प्रेमचंद अग्रस्थानी है। तो उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है
मुंशी प्रेमचंद, ये इनका साहित्यिक नाम है। इनका असली नाम धनपत राय था। इनका असली नाम धनपत राय था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य में कथा, उपन्यास और नाटक लिखे। तो प्रेमचंद के बारे में आवश्यक जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो बाद में मैं आपको ये व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, अगर नहीं लिखना पॉसिबल होता है तो आप केवल सुने। तो अब प्रस्तुत कहानी जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में है, बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब कहानी से, शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि लेखक अपने बड़े भाई के बारे में इस कहानी में हमें बता रहे हैं। अब प्रस्तुत कहानी लेखक ने स्वयं कही है, स्वयं बताई है। तो प्रस्तुत कहानी आत्मकथा शैली है। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, यानी लेखक खुद हमें बता रहा है कि उनके बड़े भाई साहब उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो बड़े भाई साहब यानी जो उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, उनका और लेखक प्रेमचंद के रिश्तों का वर्णन प्रस्तुत पाठ में है। जो हॉस्टल में रहते हैं, ये कहानी कहाँ लिखी गई है, कहाँ का वर्णन है इस कहानी में, तो ये छात्रावास जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, इस छात्रावास में लेखक और उसका भाई पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, और वहाँ का वर्णन लेखक ने इस कहानी में हमें बताया है। दूसरे तौर से दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रस्तुत कहानी बाल मनोवैज्ञानिक है, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है कि हमेशा घर में, अब भी आप लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो देखिए आज 2 महीने से ऊपर हम लोग घर पर हैं, तो छोटे भाई या बहन हो तो उनमें झगड़ा होता है। तो माँ क्या कहती है, तू बड़ा है, तू बड़ी है, तू जो ऐसा बर्ताव करेगा तो छोटा तुझसे क्या सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर यही बात लेखक ने बताई है कि इस कहानी में जो बड़े भाई साहब है वो लेखक को बार बार डांटते हैं, फटकारते हैं पढ़ाई की वजह से, कि तुम पढ़ाई करो, खेलना कूदना कम करो, अब अपना अध्ययन करो। और वो स्वयं अब लेखक से 5 साल बड़े हैं, यानी घर में वो छोटे ही है, लेकिन लेखक से बड़े हैं, इसलिए वो बड़े भाई साहब कहलाए। तो लेखक को संस्कार देने के लिए आदर्श जीवन कैसा होता है ये बताने के कारण बड़े भाई साहब अपने बचपन से तिरोहित हो जाते हैं। तिरोहित होना यानी अलग हो जाता है कि अगर मैं गलत चीज़ें करूँगा, मैं खेलने कूदने जाऊँगा, बड़ा भाई सोच रहा है कि मैं खेलने जाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा या मैं पतंग उड़ाने जाऊँगा, तो मेरा छोटा भाई भी मेरा अनुकरण करेगा। इसलिए जो बड़ा भाई है वो अपनी भावनाओं को दबा देता है और एक आदर्श मूर्ति अपने छोटे भाई के सामने प्रस्तुत करता है। वो अनुभवी भी है, वो लेखक को बार बार सीख देते हैं कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो हम कहानी देखेंगे आगे तो इसकी सारी बातों का जिक्र इसमें होगा। तो ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, ये आपको क्लियर हुआ कि प्रस्तुत कहानी बाल मनोवैज्ञानिक ने चाइल्ड साइकोलॉजी पर लिखी गई है कि बच्चों को अगर कोई डांट दे तो उन्हें गुस्सा आता है ना, या कोई नसीहत दे तो भी उन्हें गुस्सा आता है कि ये क्यों हमें बता रहा है ना। तो हम लोग घर में झगड़ा करते हैं तो उस समय देखिए आप लोग कैसे भाई या बहन से बात करते हैं। तो ये यहाँ पर भी लेखक ने बताया है कि दोनों भाइयों में रिश्ता कैसा है। अब दूसरी ओर देखें, अब 2 भाइयों की यह कहानी है। इसी के साथ साथ प्रेमचंद ने प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था पर पैना व्यंग किया। पैना यानी तीखा व्यंग किया है कि लेखक ने शिक्षण व्यवस्था पर व्यंग किया है। रटन प्रणाली यानी केवल घोकना जिसे हम कहते हैं, समझ में आए या ना आए, केवल रट्टा मारना है, रट्टा मार जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस पर लेखक ने व्यंग किया है, रटन प्रणाली पर, कि लेखक कहता है, और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, बड़े भाई साहब करते, कि वो केवल समझते नहीं है, वो केवल रट्टा मारते हैं, इसलिए एक एक कक्षा में 2-2 साल फेल होते हैं। और दूसरी ओर लेखक है जो मनमौजी है, स्वच्छंदी है, अपनी मन की करने वाला है, उसे जब चाहे वो पढ़ाई करता था और क्लास में फर्स्ट आता था, अव्वल आता था। और इधर दूसरी ओर भैया उनके बड़े भाई साहब है जो रटन प्रणाली के प्रतिनिधि है, कि वो केवल रट्टा मारते हैं, समझते कुछ नहीं। हम भी लोग ऐसा करते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है कि रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है कि कहानी में क्या दिया है, कहानी का उद्देश्य समझना है, प्रश्न का भाव समझना है, केंद्रीय भाव समझना है, थीम समझनी है, तब जाके हम लोग उस कहानी को या उस प्रश्न को अच्छे से छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने अपने
जो प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था है उस पर भी व्यंग किया है कि आज की शिक्षण व्यवस्था केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देती है, उन्हें जिंदगी का अनुभव जो हमें देना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। कि दुनिया एक खुली किताब है दोस्तों, इस पे पग पग पर आपको अलग अलग अनुभव मिलता है, लेकिन हमारी शिक्षण व्यवस्था क्या कहती है कि आपको जो किताब में है वही आंसर लिखना पड़ेगा, उस पर ही रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाकर आप स्कॉलर बनेंगे। तो इस पर लेखक ने व्यंग किया है। तो लेखक ने बड़े भाई साहब द्वारा हमें ये भी बताने की कोशिश की है कि जिंदगी की असली शिक्षा अनुभव से आती है, और इसके लिए वो अपनी मम्मी पापा का उदाहरण देते हैं, माँ पिताजी अपने टीचर का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव है, और अनुभव के लिए अनुभव करने से वो हमसे कई ज़्यादा होशियार है। तो ये सारी बातें लेखक ने प्रस्तुत कहानी में बताई है। अब दूसरी ओर अगर हम देखें तो बड़े भाई साहब लगातार अपने छोटे भाई को आदर्श बताने की कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से आदर्श हूँ, तुम्हें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, हमारे मम्मी पापा ने हमें यहाँ इस हॉस्टल में छात्रावास में क्यों भेजा है, उनकी खून पसीने की कमाई को हमें बर्बाद नहीं करना है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए, दिल लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। हम इंट्रोडक्शन देख रहे कि इस कहानी में हमें क्या क्या देखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस कहानी में कितने पात्र हैं? इस कहानी में केवल 2 ही पात्र हैं। अब इस कहानी में कितने पात्र हैं? केवल 2। स्वयं लेखक यानी प्रेमचंद जी है, और दूसरे उनके बड़े भाई साहब जो लेखक से 5 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। तो इन दोनों के बीच संवाद है, और लेखक ने आत्मकथात्मक शैली यानी लेखक हमें खुद बता रहे हैं कि उनके बड़े भाई साहब उनके साथ कैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब बड़ा भाई साहब और छोटा भाई साहब है ना, आप भी जानते हैं कि अगर घर में बड़ा हो तो उस पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, और जो छोटा होता है वो ज़्यादा नटखट होता है। अगर बड़ा गलती करे तो वो डांट फटकार खाता है, और छोटा अगर कोई गलती करे तो मम्मी पापा कहते कि वो छोटा है, उसे अभी समझ नहीं है, तू तो बड़ा है, तुझे समझना चाहिए। इन्हीं बातों का जिक्र प्रेमचंद ने प्रस्तुत कहानी में किया है दोस्तों। अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं, अगर शायद पहले भी मैंने सुनाई थी कि बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए आदर्श बनना चाहिए। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग कहानी की ओर चलेंगे। एक लड़का था और उसकी एक छोटी बहन थी। वो दोनों समंदर के किनारे खेलने जाते हैं। अब समंदर के किनारे जैसे ही लहर आती थी तो अपने साथ सिंपिया शंख लेकर आती थी, तो वो लोग दोनों भाई बहन उसे उठाते थे और अपनी जेब में डाल देते थे। ऐसा करते करते बहुत समय बीता और वो दोनों घर जाने के लिए निकले। तो रास्ते में एक खिलौने की दुकान आती है। अब खिलौने की दुकान आती है तो छोटी बहन को एक गुड़िया बहुत अच्छी लगती है, और वो उस दुकान के सामने रुक जाती है और अपने बड़े भाई का शर्ट ओढ़ कर कहती कि भैया भैया मुझे ये दिला कर दो। अब बड़ा छोटा था वो छोटा ही बच्चा था, अब उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कहता तुझे चाहिए, चलो हम दुकान में जाते हैं। वो रौब के साथ दुकान में जाता है, दुकानदार से पूछता है कि वो सामने वाली गुड़िया कितने रुपए की दी, तो वो कहता है कि 200 रुपये की दी। तो वो अपनी छोटी बहन की तरफ देखता है, वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। तो अपनी जेब में हाथ डालता है, जितने भी उसने शंख इकट्ठा किए होते उस काउंटर पर रख देता है, और दुकानदार को कहता है कि जितने भी आपके पैसे इन शंखों में से ले लेना और बाकी शंख मुझे वापस दे देना। अब दुकानदार भी अच्छा आदमी था, उसने बड़े भाई के रूप को पहचाना था, तो उसमें से वो कुछ शंख ले लेता है और अपनी गले में डालता है, और वो गुड़िया अपने लोगों को कहता है कि उसे निकाल के दे। अब वो गुड़िया वो अपनी छोटी बहन को देता है, और वो छोटी बहन उस गुड़िया को अपने हाथों में पकड़कर अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चली जाती है। जब ये दोनों चले जाते हैं तो वो दुकानदार का जो नौकर था वो उन्हें पूछता है कि मालिक आपने ऐसा क्यों किया? आप 200 रुपये की गुड़िया थी, लेकिन आपने केवल कुछ चंद शंख सिंपली उनसे लिए और वो गुड़िया उन्हें दे दी। तब उसने कहा कि जो बड़ा भाई है उसके आंखों में एक विश्वास है कि वो अपनी छोटी बहन के सारे सपने पूरे करेगा, और इस सपने को मैं तोड़ना नहीं चाहता। जब वो कभी बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि अरे मैंने जो बचपन में गुड़िया खरीदी थी वो पैसे नहीं थे, तो वो शंख थे, लेकिन वो अपने बहन के सामने एक आदर्श सच्चा भाई
के रूप में प्रस्तुत होना चाहता था और मैं उसका ये सपना तोड़ना नहीं चाहता था। ऐसी कुछ ये कहानी बड़े भाई साहब है कि आप भी अपने घर में जब अपने छोटे भाइयों या बहनों से बात करें तो एक आदर्श की मिसाल बने, ना कि उन्हें बार बार पर डांटे, ना कि उनके साथ झगड़ा करे। अब लॉकडाउन की वजह से हम 24 घंटे घर में है, तो उनके बीच आप लोग खेलते खेलते झगड़ा करते हैं। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी जरूरी होता है, या सामने वाले को जिताने के लिए हारना भी जरूरी होता है दोस्तों। और अपने छोटे भाइयों से हारने में कोई फरेज नहीं है या कोई मुश्किल नहीं है, और उसे जीत मिले उसकी साथ आप अच्छी बातें करो, क्वालिटी टाइम जिसे हम लोग कहते हैं, तो आप वो बिता सकते हैं। ये झगड़ा भविष्य में दीवारें खड़ी करता है दोस्तों। अब भविष्य में बड़े होने के बाद अलग होते हैं, इसका कारण वो नहीं होता कि नौकरी लग गई या उसकी शादी हो गई, इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। या आप अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, अपनी चीज़ उन्हें दीजिए, अपनी कुछ चीज़ें हैं अच्छी, किताबें हो, पेन पेंसिल जो भी आपके पास हो, तो अपने भाइयों के साथ उसे शेयर करें, तब जाके आपका भाई आपको आदर्श मानेंगे। और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यही बात हमें बताई है। तो इस कहानी में मैं बात जिक्र कर रहा था कि दो पात्र हैं, एक लेखक स्वयं और दूसरे उनके बड़े भाई साहब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि कहानी में क्या क्या है। पहली बात, ये कहानी आत्मकथा शैली पर लिखी है। दूसरी बात, ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक चाइल्ड साइकोलॉजी पर लिखी गई है। तीसरी बात, ये कहानी आदर्श की कल्पना, यानी बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने बचपन से तिरोहित हो जाता है। तिरोहित हो जाना यानी अलग हो जाता है, तो इसके ऊपर केंद्रीय भाव रखा है। चौथी बात, शिक्षण व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, जो रटन प्रणाली है, रट्टा मार जिसे हम कहते हैं, रट्टा मार है ना, जो आप करते हैं पेपर के टाइम में, तो उस पर भी व्यंग्य है कि आप समझ कर पढ़िए, रट्टा मारने से कुछ हासिल नहीं होता। इन चार बातों का जिक्र प्रस्तुत कहानी में है। ठीक है, इन चार बातों को क्लियर हुए, हम आगे बढ़ते हैं। कहानी में दो ही पात्र है, एक लेखक प्रेमचंद और उनके बड़े भाई साहब जो उनसे 5 साल बड़े हैं। अब इन पात्रों का हम लोग थोड़ा सा परिचय लेते हैं और फिर हम कहानी में प्रवेश करते हैं कि बिना पात्र के यानी बिना रोल के हम लोग इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे। अब जो बड़े भाई साहब हैं, इनकी क्या विशेषता है या इनका स्वभाव कैसा है बड़े भाई साहब का इस कहानी में, तो वो घोर परिश्रमी है, यानी वो परिश्रम करना, इसलिए वो एक काम 2-2 साल लगाते हैं। एक कक्षा में अच्छे मार्क लाने के लिए वो 2 साल, जहाँ 1 साल में कोई पास होता है, वो घोर परिश्रमी होने के कारण 2 साल लगाते हैं। अध्ययनशील है, यानी वो पढ़ाई करते हैं। तीसरी बात, अगर हम कहें तो उपदेश प्रेमी है, अपने भाई को हर बार नसीहत देते हैं, उपदेश देते हैं, रावण का उदाहरण देते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का वो उदाहरण देते हैं कि उनका अहंकार किस तरह से चूर चूर हुआ केवल घमंड करने से, तो ये उपदेश प्रेमी है। उसके बाद अनुशासन प्रिय है, यानी डिसिप्लिन प्रिय है, अनुशासन प्रिय है, यानी उन्हें डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्वयं को डिसिप्लिन लगाते हैं कि उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया है कि उस कब उठना है, कब पढ़ाई करनी है, और छोटे भाई को भी वो कहते हैं कि तुम्हारा टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल का क्या होता है हम वो ज़रूर देखेंगे। अनुभव प्रिय है, अनुभव प्रिय है यानी एक कक्षा में फेल होने के बाद कैसे लगता है, तो उस अनुभव को भी इन्होंने अपनी इस कहानी में वर्णन किया है कि उनके पास अनुभव है। छोटे भाई से भले ही वो 5 साल बड़े हो, लेकिन उनके पास अनुभव है, उस अनुभव के दम पर वो अपने छोटे भाई को शिक्षा देते हैं, उसकी ज़िंदगी संवारने का प्रयत्न करते हैं। तो हम कहानी की शुरुआत की ओर चलते हैं। अब ये हुए बड़े भाई साहब की 5 विशेषता है। आपको 5 मार्क के लिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि बड़े भाई साहब की विशेषता क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटो? मुझे जरा रिप्लाई दीजिए, समझ में आ रहा है या जल्दबाजी हो रही है? ठीक है, ये स्पीड, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है, मेरे हिसाब से 5 दिन तो लगेंगे इसे ख़त्म करने में। समझ में आ रहा है? कार्तिक रिप्लाई, ओके, यस। अब बड़े भाई साहब की विशेषता हम लोगों ने देखी कि वो कौन को है, अध्ययनशील है। अब कैसे अध्ययनशील है मैं आपको बताऊंगा। परिश्रमी छात्र है, यानी परिश्रम करते हैं। उसके बाद उपदेश प्रिय है,
उसके बाद अनुशासन प्रिय है और अनुभवी है। ये 5 बातें उनमें है। अब दूसरी ओर लेखक है। अब लेखक कैसे है? कुशाग्र बुद्धि है, या आप उसे तीव्र बुद्धि कह सकते हैं, होशियार है, तेज छात्र है, मेधावी छात्र है। मेधावी यानी प्रतिभाशाली छात्र हम जिसे कहते हैं, तो लेखक प्रतिभाशाली छात्र है। दूसरी मनमौजी है। मनमौजी यानी जो अपने मन में आए वो करते हैं। पढ़ाई करनी है, नहीं करनी, खेलना है, तो ये मनमौजी है। अब वो कैसे मनमौजी है हम लोग ये देखेंगे। आज्ञाकारी है, अपने बड़े भाई साहब की सारी बातों को वो मानते हैं। अपना बड़ा भाई अगर उसे डांटे तो पलट कर जवाब नहीं देते, तो आज्ञाकारी है। खेल प्रेमी है, उन्हें पतंग उड़ाना, कंकरों के साथ खेलना, गेटक जो फाटक होता है उस फाटक पर झूमना उसे अच्छा लगता था, तो वो खेल प्रेमी है। और संस्कारी है। संस्कारी यानी अपने भैया को उन्होंने कभी भी पलट जवाब नहीं दिया। कितनी बार उन्हें डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, लेकिन लेखक ने अपने बड़े भाई का अनादर कभी भी नहीं किया, तो इससे ये संस्कारी भी है। तो आइए इस पात्रों के द्वारा हम इन कहानी की शुरुआत करते हैं। अब आप किताब लेकर बैठ जाइए, नोटबुक भी लेकर बैठ जाइए। अब एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा मैं और उसका विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो बड़े भाई साहब, लेखक प्रेमचंद, आत्मकथात्मक शैली। मेरे भाई, अब मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, आप एक एक पैराग्राफ उस समय मेरे साथ पढ़े मन ही मन में, तो समझने में आसानी होगी। शब्दार्थ उसी समय आप लोग वहाँ पर मार्क कर लीजिए या नोटबुक में भी लिख लीजिए, जिससे हमें कहानी समझने में आसानी हो। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तो ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे कि लेखक ने कहानी की शुरुआत में अपने बड़े भाई साहब का परिचय दिया कि वो बड़े भाई साहब कैसे हैं। तो लेखक से कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े। आपको 1 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक के बड़े भाई साहब उनसे कितने साल बड़े हैं, तो कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे। दर्जा यानी कक्षा, स्टैंडर्ड। दर्जा यानी कक्षा, मराठी में इयत्ता जिसे हम लोग कहते हैं, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड। तो दर्जा यानी कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेखक कह रहे थे कि उन्होंने भी पढ़ना उसी समय शुरू किया था जैसे जिस उम्र में मैंने किया। उम्र यानी आयु, यानी हम सब जानते हैं कि 4 साल, उस जमाने में 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता था 1st स्टैंडर्ड में, तो उसी उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने किया था। अब वो कितने साल बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। यानी दोनों ने भी अपने उम्र के पायदान पर, जहाँ पर शिक्षा शुरू की जाती थी, उसी समय पर उन्होंने शिक्षा को शुरू किया, यानी पढ़ना शुरू किया। यानी पहली कक्षा से उन्होंने एक हम उम्र में, यानी 5 साल, जब वो पहले 6 साल के थे तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जब लेखक 6 साल के हुए तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्लियर ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम यानी शिक्षा। तालीम का अर्थ होता है, यस, मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा बेटा। तो तालीम यानी शिक्षा के मामले में, तालीम जैसे महत्व के मामले यानी में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो लेखक ने अपने बड़े भाई साहब के बारे में हमें बताया है क्योंकि वो तालीम यानी शिक्षा, अध्ययन जैसी बातों को वो आसानी से नहीं लेते थे। वो बहुत उसके बारे में गंभीर थे, या सीरियस जिसे हम लोग कहते थे, कि वो गंभीरता से उसके बारे में वो सोचते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इस भवन यानी घर, बुनियाद यानी नींव, बुनियाद का अर्थ होता है नींव, बेस जिसे हम लोग कहते हैं, नींव, बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। महल यानी घर। तो ये बहुत बड़ी बात लेखक ने की है कि लेखक कहना चाहते हैं कि वो अपनी शिक्षा को लेकर इतना चिंतनशील थे, या क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेसफुल थे, कि उन्होंने
अपनी आप को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी समय लिया, यानी उस भवन की बुनियाद मजबूत करने में। और कहते हैं दोस्तों कि जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर मजबूत बनता है ना। तो जिस घर की नींव मजबूत होती है वो घर भी मजबूत बनता है। तो इसकी ओर लेखक ने ध्यान दिया है कि तभी जाके वो आलीशान महल बना सके, यानी वो बिना समझे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जो भी हो वो सारी बातों को सोच समझकर, पढ़कर, लिखकर समझना चाहते थे। और इसी लेखक ने क्या कहा है कि 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, यानी 1 साल का काम वो कितने साल में करते थे? 2 साल में। यानी एक कक्षा में अगर 1 साल में पास होना था तो लेखक के भाई 2 साल में वो पास होता था, वहाँ पर उत्तीर्ण होता था। कभी कभी 3 साल वो उसी कक्षा में रह जाते थे, लेकिन उनका मानना था कि नींव यानी बुनियाद मजबूत होगी तो ही आगे चलकर सपनों का महल या शिक्षा का महल हम बना सकते हैं, वो आलीशान महल बनेगा। 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही अब आगे चलते हैं हम लोग। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? तो लेखक आगे कह रहा है कि बुनियाद यानी नींव, बेस। बुनियाद का अर्थ होता है नींव। पुख्ता यानी सही न हो तो मकान कैसे पायदार बने? पायदार का अर्थ होता है मजबूत। पायदार का अर्थ होता है मजबूत। तो लेखक कह रहा है, लेखक का मानना है कि उनके भाई का ये मानना था कि अगर उनकी बुनियाद ही पक्की नहीं होगी तो उनका महल मजबूत नहीं होगा, ठीक तरह से वो नहीं होगा, लेकिन केवल पास होंगे। यानी ये कहाँ पर है इशारा? उनकी पढ़ाई की ओर है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थे। लेकिन उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है कि वो ये मान कर चल रहे थे कि शायद 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं आगे की कक्षा में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर लेखक ने इस बात को और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि लेखक का भाई पढ़ाई के मामले में बहुत गंभीर थे, यानी अध्ययनशील थे। इस बात को इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं छोटा था, अब लेखक अपनी बात कर रहे हैं। मैं छोटा था, वो बड़े थे। लेखक छोटा था और उसके भाई बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। अब लेखक की उम्र कितने साल की थी? 9 साल की थी। वह 14 साल के थे, यानी बड़ा भाई उनका 14 साल का था, यानी 5 साल का दोनों में अंतर है कि उनका भाई 14 साल का था। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। तो लेखक अपने बड़े भाई का वर्णन कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो कि मैं छोटा था और वो बड़े थे। मैं 9 साल का था और वो 14 साल के थे। अब उन्हें यानी कि बड़े भाई साहब को मेरी तमही यानी डांट फटकार का, लेखक को डांटने फटकारने का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। किन्होंने दिया था? जन्मसिद्ध अधिकार था, क्योंकि वो उन लेखक से बड़े थे। और यहाँ हम हमेशा देखते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई पर रोब जमाता है, उसके बाद उसे डांटता है, फटकार कहती, तुझे समझ में नहीं आता क्या, ऐसा करते हैं क्या, माँ को नाम बताओ क्या, है ना, ये सब। तो लेखक यहाँ पर वो कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई को जन्म सिद्ध अधिकार था कि वो मुझे डांटे फटकारे। तंबही का अर्थ होता है डांटना फटकारना। और मेरी निगरानी करे, यानी निगरानी करना, मेरे ऊपर ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ या नहीं, या मैं किस संगत में हूँ, मैं कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो इस पर निगरानी रखने का उन्हें पूरा अधिकार था, जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता यानी समझदारी। तो लेखक छोटे थे तो इनकी शालीनता क्या थी, समझदारी क्या थी कि शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म यानी आज्ञा का कानून मानकर मैं पालन करूं। तो लेखक कह रहे थे कि मेरी शालीनता इसमें थी कि मैं उनकी हुक्म को, यानी जो भी वो बात कहे, जो भी वो कहे, उसको हुक्म यानी आज्ञा, बड़े भाई साहब की ये आज्ञा है कि मैंने जो कहा है यही सही है, तू तेरा दिमाग मत लगा, मैंने कहा पढ़ाई कर तो पढ़ाई कर। तो ये उनको कानून बन गया था, यानी कायदा बन गया था कि जो बड़ा भाई कहे वो छोटे भाई को करना पड़ता था। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई शब्दार्थ नहीं समझ में आया या और कोई? अमृत भी है इसमें। अमृत बेटा 9th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। रिप्लाई दे मुझे ताकि हम लोग आगे बढ़े। अगर कोई क्वेश्चन है
तो हम फिर से इस पर ऊपर चर्चा करें। अब पहले परिच्छेद में लेखक ने अपने भाई और अपने बारे में बताया है, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक अपने भाई साहब का वर्णन करते कि वो कैसे अध्ययनशील थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे। अध्ययन यानी पढ़ाई कैसे करते थे, इसके बारे में। तुम्बे यानी डांट फटकार, बेटा डांटना, फटकारना, मारना, यह अर्थ होता है इसका, डांटना, फटकारना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लेखक अपने बड़े भाई साहब की पहली विशेषता हमें बताता है, स्वभाव की पहली विशेषता बताता है कि उनका भाई कैसा था। अब उनकी पहली विशेषता क्या थी कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। इसे अंडरलाइन करके लिखिए, स्टार करके लिखिए कि बड़े भाई साहब की पहली विशेषता है कि बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। क्या थे वो? अध्ययनशील, यानी यश देशमुख को क्या प्रश्न जरा पूछ लेना। ओके, तो पहले स्वभावगत विशेषता है कि वो अध्ययनशील थे, यानी वो पढ़ाकू थे। क्या थे वो? पढ़ाकू थे, यानी पढ़ाई में वो ज्यादा महत्व देते थे, तो अध्ययनशील थे। हरदम, हरदम यानी हमेशा, हरदम का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपियों पर, अब हरदम यानी 24 घंटे जब भी उन्हें मौका मिलता वो अपने सामने किताब लेते और पढ़ते रहते। और कभी कभार दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे, आप देखिए लेखक ने उनके बारे में क्या कहा कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे, तो कॉपी, कॉपी यानी नोटबुक, कॉपी का अर्थ होता है नोटबुक, कॉपी पर या किताब के हाशियों, हाशियों यानी किनारा, हाशियों यानी किनारा, यानी यहाँ पर जो किनारा होता है किताब का या नोटबुक का, हमारा ऊपर का कॉलम जिसे हम लोग कहते हैं, उस कॉलम में किताब का हो या नोटबुक का हो, तो उस भाई हाशियों में यानी किनारे पे, कोने में क्या बनाते थे, तो चिड़िया, चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो इतने अध्ययनशील थे बड़े भाई साहब। वो क्या करते थे कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए, हम में भी बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है कि अगर लेक्चर के समय भी हम लोग चित्र निकालते या मेहंदी की डिजाइन या और कुछ हो या जो भी आप खेलना चाहे, तो लेखक के बड़े भाई साहब कैसे अध्ययनशील थे कि वो 24 घंटे पढ़ाई करते थे और दिमाग को आराम देने के लिए, यानी थोड़ा समय अगर मिल जाए तो अपनी किताब के ऊपर या नोटबुक के हाशियों पर कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, इनके वो चित्र निकालते थे, चित्र निकालते थे। अब चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10 बार लिख डालते थे। अब देखिए ये दूसरी बात थी उनके अध्ययनशीलता की। कभी कभी वो क्या करते थे कि एक ही नाम या एक ही वाक्य 10-20 बार अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखते थे, अलग अलग हैंडराइटिंग में। एक मान लीजिए लिखा राम, ये ठीक नहीं आया, फिर डिजाइन करके निकाला, फिर डार्क किया, फिर उसमें कलर भरे, तो इस तरह से वो 10-20 बार एक एक वाक्य या एक एक शब्द वो लिख डालते थे नोटबुक पर। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में निकाला करते। शेर यानी शेरो शायरी जिसे हम लोग कहते हैं, शेर ने टाइगर नहीं, तो शेरो शायरी, तो वो अलग अलग बार बार सुंदर अक्षरों में वो लिखते थे ताकि उनकी हैंडराइटिंग, तो ये वो दिमाग को आराम देने के लिए काम करते थे। तो शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में की नकल करते थे। नकल करना यानी कॉपी करना, नकल करना यानी कॉपी करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते थे जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य, सामंजस्य यानी तालमेल। कभी कभी वो क्या करते कि ऐसे वाक्य, ऐसे कभी एक मिनट, थोड़ी जल्दबाजी, कभी ऐसे शब्द रचना करते हैं, कभी कभी ऐसे शब्द रचना करते हैं, कुछ लिखते थे, कविता हो या कोई पैराग्राफ वो लिखते थे, शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता था ना कोई सामंजस्य, सामंजस्य यानी तालमेल, यानी उसमें से कुछ अर्थ निकले। सामंजस्य मसलन यानी मतलब, मसलन का अर्थ होता है उदाहरण के तौर पर। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। तो उन्होंने ऐसी कुछ वाक्य रचना की थी कि जिसका कोई
सामंजस्य नहीं था, यानी कोई तालमेल नहीं था, जो चाहे मन में वो लिखते थे। उन्होंने क्या देखा, लेखक ने एक बार उनकी नोटबुक में क्या देखा, तो उन्होंने लिखा था, एक वाक्य रचना लिखी थी। क्या इबारत, यानी इबारत का अर्थ क्या होता है, लिखने की शैली। इबारत का अर्थ होता है लिखने की शैली। इबारत का अर्थ होता है लिखने की शैली। तो एक बार उन्होंने अपने लेखक ने अपने बड़े भाई साहब की नोटबुक में देखा कि इसने क्या लिखा है, तो इसने क्या लिखा, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई। उसके बाद राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बनाया हुआ था। तो लेखक ने उनकी नोटबुक में देखा कि उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा था कि उसमें स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, ऐसा वो लिखते लिखते चले गए और बाद में एक आदमी का उन्होंने चेहरा निकाला हुआ था, बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा यानी प्रयत्न, मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का यानी पजल, पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। तो लेखक ने वो जब पढ़ा उस किताब में या उस नोटबुक में, लेखक ने आप क्या, बड़े भाई साहब ने क्या लिखा है, तो उनके समझ से वो बाहर था कि इन्होंने ऐसा क्या लिखा है। तो लेखक ने उनको पूछने की हिम्मत नहीं थी कि मैं बड़े भाई साहब से पूछूं कि आपने ये क्या लिखा है, लेकिन उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। अब असफल यानी अपयश जिसे हम लोग कहेंगे, साहस यानी हिम्मत, जमात यानी कक्षा। जमात का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, कक्षा, स्टैंडर्ड। तो जमात का अर्थ था कक्षा। तो लेखक कह रहा था कि मैं हिम्मत करूं कि मेरे भाई साहब से पूछूं कि भैया आपने इस नोटबुक में इतना श्रीयुत राधे श्याम ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है। लेकिन लेखक की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो अपने बड़े भाई का आदर करते थे, उनसे डरते थे। और लेखक अपनी बुद्धि को दोष दे रहा है कि मैं कैसे पूछ सकता था, उनकी भाषा को मैं कैसे समझ सकता था, क्योंकि वो 9वीं जमात के थे, यानी 9th स्टैंडर्ड का छात्र है उनका बड़ा भाई, और मैं कितनी कक्षा का हूँ, तो 5 साल का। तो इसलिए मैंने उनकी पूछने की हिम्मत नहीं की। उनकी रचना यानी कहानी, कविता जो लेख लिखे उन्होंने, उस रचना को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। ये पहला मुहावरा है इसका कहानी का। 50 मुहावरे इस कहानी में टोटल, जिसमें से ये पहला है, छोटी मुंह बड़ी बात, यानी अपने हैसियत से ज़्यादा बात करना। इसका अर्थ क्या होता है, अपने हैसियत से बढ़कर बात करना। इस अपनी हैसियत, औकात जिसे हम लोग कहते हैं, हैसियत यानी औकात भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लेखक की हिम्मत नहीं हुई अपने भाई साहब से पूछने की, भैया आपने ये जो लेख लिखा है इसका मतलब क्या है। पहले आपने स्पेशल लिखा, फिर अमीना लिखा, फिर भाइयों भाइयों, दरअसल, फिर भाई भाई लिखा, फिर राधे श्याम लिखा, फिर श्रीयुत राधे श्याम लिखा। 1 घंटे के बाद आपने एक आदमी का चेहरा निकाला, इसका अर्थ क्या है, लेकिन मेरे बुद्धि से परे था। यानी लेखक कह रहे थे कि मैं मेरे बड़े भाई साहब को नहीं समझ सका कि वो उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने उनको पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। शायद वो 9वीं कक्षा के, यानी कुछ अलग सोचते होंगे, मैं 5वीं जमात का यानी कक्षा का हूँ, तो मेरी बुद्धि कम है। इसलिए लेखक ने अपने भाई साहब को पूछने की चेष्टा या हिम्मत, साहस नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक ही पैराग्राफ लेंगे क्योंकि 19 मिनट है हमारे हाथ में, और बाकी कंटिन्यूसली लेक्चर करेंगे, अगर हो सका तो हम कवर करेंगे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता। अब लेखक अपने बारे में क्या, बड़े भाई साहब हो गए, अब लेखक अपनी अध्ययनशीलता के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते थे। मेरा जी पढ़ने में, जी यानी मन, जी शब्द का अर्थ होता है जी न लगना, यानी मन न लगना, ये मुहावरा है, जी न लगना तो मन न लगना। तो मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठा तो पहाड़ था। पहाड़ होना यानी मुश्किल काम होना, पहाड़ होना यानी मुश्किल होना, मुश्किल आना, है ना। तो लेखक कह रहा था कि मेरा मन तो कभी पढ़ाई में नहीं लगा। 1 घंटे की पढ़ाई यानी मुझे पहाड़ के समान लगती थी कि नहीं, इतना मुश्किल कार्य 1 घंटे, ये हाथ में किताब लो, उसके सामने बैठो, लेखक को ये बहुत काम मुश्किल लगता था। तो लेखक ने पढ़ाई के मामले में अपने बड़े भाई साहब को फॉलो नहीं करते थे। मौका पाते ही, मौका यानी उन्हें जैसे ही छूट मिलती थी तो वो क्या करते थे, मौका यानी संधि जिसे हम लोग कहेंगे, संधि मराठी में होता है, लेकिन
चांस जिसे हम लोग कहेंगे, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर, हॉस्टल यानी छात्रावास, हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। अब लेखक को जैसे ही मौका मिले, उसका भाई साहब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है या वो किसी कार्य में व्यस्त है, तो लेखक उस मौके को संधि बना लेते थे और वो अपने हॉस्टल से बाहर निकालकर मैदान पर जाते थे। और वो वहाँ पर क्या करते थे, मैदान में आ जाता और कभी कंकरिया, कंकर यानी पत्थर के छोटे छोटे गोल टुकड़े होते हैं, है ना, कंकर उसे कहते हैं, कंकरिया उछलता है, हाथ में लेकर हम लोग ऐसे उछलते हैं, है ना, तो वो कंकरिया उछलता था। कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता था, वो कागज की तितलियाँ बनाकर एरोप्लेन, हम लोग ऐसे आप लोगों ने फेंका होगा, है ना, कक्षा से बाहर हमने बहुत सारे फेंके हैं। तो एरोप्लेन, तितलियाँ, उसी से यहाँ पर लेखक ने एरोप्लेन को तितलियाँ शब्द, हम लोग ऐसे फेंकते ना, तो वो तितलियाँ उड़ाता था। और कोई साथी मिल जाए, साथी यानी दोस्त, लेखक कह रहा है कि तितलियाँ बनाता, कंकर उछलता था, और कभी कोई साथी मिल गया तो हम लोग क्या करते थे, साथी मिल गया तो पूछना ही क्या है, पूछना ही क्या है, नहीं कोई दोस्त मिल गया तो फिर इतनी मस्ती करते कि उसका कोई लिमिट नहीं रहता। कभी चार दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। तो लेखक कह रहे थे कि अगर कोई दोस्त मिल जाता तो हम लोग क्या करते थे, तो चार दीवारी, जो चार दीवारी होती थी उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उससे वो नीचे मैदान पर कूदते थे। फिर मैदान में जो फाटक होता था, उस फाटक के बीच में खड़े होकर एक पैर से उधर से इधर मोटरसाइकिल बूम चलती है, वैसे वो उस जमाने में, अब ये नहीं रहा दोस्तों। अभी ये मोबाइल की वजह से सारे ये बचपन का कंकरिया उछलना, तितलियाँ या एरोप्लेन बन के या नाव पानी में छोड़ना, ये नहीं रहा, इस मोबाइल ने सारा ख़त्म कर दिया। तो लेखक उस गेट पर, फाटक पर इधर से उधर झूले की तरह गाड़ी चलाने का आनंद लेते थे, तो आनंद उठाते थे। अब कहाँ गए, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार यानी टू व्हीलर या फोर व्हीलर भी हम लोग उसे कहते हैं, मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही, यानी जब वो खेल कूद कर अपनी सारी मौज मस्ती कर जब कमरे में आते थे, यानी उस हॉस्टल के छात्रावास के कमरे में आते थे जहाँ उनका बड़ा भाई पढ़ाई करता है 24 घंटे, जब वो आता था तो क्या होता था, तो देखो अब क्या होता था। कमरे में आता तो भाई साहब का वो रुद्र रूप यानी भयंकर रूप, भगवान श्री कृष्ण महादेव को कहा गया है कि वो रुद्र रूप यानी प्रचंड अहंकारी, राग क्रोध से भरा हुआ रुद्र रूप यानी गुस्से से भरा, देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना यानी बहुत डर लगना, ये मुहावरा है। प्राण सूख जाना यानी बहुत डर लगना, ये तीसरा मुहावरा है। प्राण सूखना यानी बहुत डर लगना। तो प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। तो लेखक जब खेल कूद कर कमरे में आते थे तो भाई साहब अपने ऐसे गुस्से में उसकी तरफ देख रहे थे और जोर से पूछते थे, कहाँ था? तो लेखक डर जाता था, उसके प्राण सूख जाना है ना, बहुत डरता था। अब भाई मारेगा, पीटेगा, डांटेगा, उपदेश देगा, तो वो डर के मारे खामोश बैठा रहता और लेखक कहता कि कहा था तो उत्तर दे। लेकिन लेखक चुप, मौन यानी चुप रहे, कुछ नहीं बोलते थे। उनके मन में आता था कि काश मैं उसे मेरे भाई को बता सकता कि मेरी उम्र खेलने कूदने की है, मैं खेलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा पढ़ाकू नहीं बनना चाहता था। लेकिन लेखक खामोश है, उसने अपने भाई साहब को पलट कर जवाब नहीं देता। और फिर लेखक खामोशी का मौका पाते ही भाई साहब उन्हें डांटने फटकारने लग जाते थे। और लेखक कहता कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता था कि हाँ मैंने गलती की, मैं खेलने गया, कूदने गया, फाटक पर चढ़ा, दीवार से कूदा, दोस्तों के साथ खेला, तितलियाँ बनाई, उसे हवा में छोड़ा, तो मेरा अपराध मुझे कबूल है कि मैं खेलने गया था। अब तुम्हें जो सज़ा देनी है तुम दे दो। अब फिर भाई साहब को अच्छा मौका मिल जाता था और हम भी मौके में रहते हैं कि क्या मौका मिले और हम अपने छोटे भाई को डांटे।
तो लेखक का भाई भी ऐसा है कि उसने जब मौका मिलता था तो वो उसे डांट देता था, और उसके पास कोई इलाज यानी उपाय नहीं था। लेखक के पास कोई इलाज उपाय नहीं था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार होता। स्नेह यानी प्यार, रोष यानी धुतकारना, डांटना, फटकारना, तिरस्कार। रोष का अर्थ सही अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो कभी प्यार मिलता है, कभी तिरस्कार मिलता है। तो लेखक का भाई उसके साथ झगड़ा करता है ना, उसके ऊपर गुस्सा करता है कि हमें अपने मम्मी पापा ने पढ़ाई के लिए भेजा है और तू खेलने गया। तो ये यहाँ पर लेखक ने बताया है। अभी 13 मिनट बाकी है, चलिए जितना हो सके बाद में हम रिवाइज करेंगे। आगे देखते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, तो लेखक का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अब समझा रहा है कि पढ़ाई कैसे होती है। और उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ना यानी खून पसीना एक करना, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे, यानी हायर अंग्रेजी उस जमाने में थी। तो अब लेखक का बड़ा भाई उसे समझा रहा है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। इस तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे। तो लेखक का भाई उस पर ऊपर गुस्सा है, गुस्से में बवाल है, और अपने गुस्से में अपने भाई को वो डांट रहा है कि इस तरह से अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं। अगर इस तरह से तुम पढ़ाई करेगा तो पूरी जिंदगी तुम पढ़ते ही रह जाओगे। एक हर्फ, हर्फ का अर्थ होता है अक्षर, लेटर। हर्फ का अर्थ होता है अक्षर। ना आएगा तुझे एक भी अक्षर पढ़ने नहीं आएगा, यानी तू बार बार खेलने गया, कूदने गया, तो तुझे से पढ़ाई नहीं होगी। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। तो उस जमाने में अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो वो लेखक का बड़ा भाई उसे कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ना हिंदी मराठी पढ़ने जैसी बात नहीं है, कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर अच्छी अंग्रेजी आ पाएगी। खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु खैरा। तो अब लेखक का बड़ा भाई गुस्से में है। वो कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, उसके लिए स्पेशल चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा। ऐरा गहरा नत्थु खैरा यानी बेकार आदमी। इसका अर्थ क्या होता है? ऐरा गहरा नत्थु खैरा का अर्थ क्या होता है? कोई भी बेकार आदमी। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी विद्वान हो जाते। तो लेखक का बड़ा भाई उसे डांट रहा है ना। तो वो कह रहा है कि तो अगर ऐसा ही हंसी खेल कूद में अपनी समय बिताएगा तो अच्छे से अंग्रेजी बोलना या पढ़ना नहीं सीखेगा। अगर अंग्रेजी इतनी आसान होती तो कोई भी ऐरा गहरा यानी बेकार आदमी, बेकार से बेकार यानी अनपढ़ आदमी भी इस अंग्रेजी को सीख लेता। लेकिन अंग्रेजी को सीखना बहुत कठिन कार्य है। तो यहाँ पर लेखक के भाई ने ये बात बताई है। हम आगे बढ़ते हैं। सभी अंग्रेजी विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। अब ये भी आंखें फोड़ना यानी कड़ी मेहनत करना, तो ये भी मुहावरा है, आंखें फोड़नी पड़ती। इसमें बार बार आंखें फोड़नी पड़ती है। खून जलना पड़ता है, खून जलाना यानी कड़ी मेहनत करना। खून जलाना ये भी मुहावरा है। तो यहाँ पर ये भी परिश्रम करना लिखे, घोर परिश्रम करना। तो खून जलाना यानी परिश्रम करना, या कड़ी मेहनत ऑब्लिक करके लिखा तो भी चलेगा। खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्या आती है। तो लेखक अंग्रेजी का महत्व अपने छोटे भाई को समझा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए तुझे गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बार बार अगर तो ऐसा खेलने कूदने जाएगा तो तुझसे अंग्रेजी नहीं आएगी। एक अक्षर, हर यानी अक्षर भी उसका तू सीख नहीं पाएगा। अगर अंग्रेजी आसान होती तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उसे सीख लेता, यानी कोई भी बेकार आदमी सीखता। लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आंखें फाड़नी पड़ती है, यानी 24 घंटे उस शब्द का मीनिंग समझना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है यानी परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर ये विद्या यानी शिक्षा, अंग्रेजी के अध्ययन हो पाता है। ये अपने बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है और डांट के साथ गुस्से में समझा रहा है। और आती ही क्या है, हाँ के कहने को आ जाती है। और जितना भी पढ़ने के बाद अंग्रेजी हमें कितनी आती है, इतनी हाँ के बराबर, यस सर, नो सर, है ना। तो ये लेखक का भाई उसे बता रहा है कि मैं यहाँ पर दिन रात पढ़ाई कर कर मुझे हाँ के बराबर अंग्रेजी आती है, यानी मैं यस सर नो सर कह पाता हूँ, और तू खेल कूद कर अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहता है, ये पॉसिबल नहीं होगा। कहा भाई हाँ के आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते,
बोलना तो दूर रहा। तो लेखक अपने भाई की डांट खा रहा है और बड़ा भाई उसे समझा रहा है कि अंग्रेजी को बड़े बड़े विद्वानों को भी लिखना नहीं आता, बोलने की बात तो दूर। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंगा हो। घोंगा यानी जिसे हम लोग आलसी कहेंगे। घोंगा मराठी में अगर हम कहें तो गोगलगाय। गोगलगाय आप देखते हो तो आलसी जीव होता है, तो उसे घोंगा ये शब्द रोष यानी तिरस्कार करना। बेटा घोंगा का अर्थ होता है गोगल मराठी में। अब हिंदी में घोंगा ही कहते हैं उसे, मराठी में आपको समझने के लिए गोगलगाय कि आलसी है। तो लेखक कहता है कि तुम कितने घोंगा हो यानी आलसी हो, बेकार हो, जो भी आप कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तो लेखक कह रहा है कि तुम कितने बेकार हो या बेपरवाह हो कि अपने भाई तुम्हारे सामने उदाहरण है, उसे देखकर भी तुम लोग सबक यानी सीख नहीं लेते। आंखें फाड़ना यानी कड़ी मेहनत करना। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। तो लेखक का बड़ा भाई उसे अपनी दुख बता रहा है दोस्तों कि देख मैं 2 साल फेल हुआ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, घोर परिश्रम कर रहा हूँ, अध्ययनशील हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, देख मेरी ओर कि मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, और तू है कितना आलसी घोंगे जैसा जीव है तू कि मेरे को देखकर भी तू सबक नहीं सीख रहा है कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर तू नहीं देख पा रहा है तो तेरी है आंखों का कसूर। कसूर यानी दोष। कसूर शब्द का अर्थ होता है दोष। कसूर शब्द का अर्थ होता है दोष। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। अब भाई अपनी इच्छाओं को दबाने की बात कर रहा है दोस्तों। 5 मिनट रहे हैं, जितना हो सके हम लोग करेंगे। तो या फिर हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, हम अगली कक्षा में इसे कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप ज्वाइंट होंगे जो हो। तो अब बड़ा भाई अपना दुख बता रहा है यहाँ पर, क्यों क्या कह रहा है कि इतने मेल तमाशे होते हैं। मेल तमाशे यानी मेला लगता है, तमाशे होते हैं, तो वो बड़ा भाई पढ़ाई की वजह से उसे देखने नहीं जाता। अपनी इच्छाओं को दबाया हो उसने, क्योंकि अगर मैं गलत तरीके से करूँगा या मैं गलत काम करूँगा तो मेरा छोटा भाई पर उसका असर पड़ेगा और वो भी वो मेले तमाशे देखने जाएगा। तो लेखक अपने भाई को कह रहा है कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तूने कभी देखने जाते देखा है? कभी मैंने उसे देखा है? कभी मैं उनको देखने गया हूँ? तो लेखक रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता। लेखक का बड़ा भाई अपनी इच्छाओं, दबाई हुई इच्छाओं को अपने छोटे भाई को बता रहा है दोस्तों कि कितने क्रिकेट के मैच होते हैं, हॉकी के मैच होते हैं, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैंने मेरा मन मार लिया है, मेरी इच्छाओं को मैंने मार दिया है। मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा हूँ, मुझ में भी बचपना होता है, लेकिन मैं खेलने नहीं जाता, मैं खेलने नहीं जाता हूँ, मैंने मेरी इच्छाओं को दबा कर रखा है। अब आगे, मुझे तुमने कभी देखने, रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, मैं उसके पास भी नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे। तो लेखक कह रहा है कि देख मैं कितना सेटिस्फाइड, क्या एडजस्टमेंट कहेंगे हम लोग उसे, एडजस्ट कर रहा हूँ कि मेले आते हैं, तमाशे लगते हैं, मैं उसे देखने नहीं जाता, क्रिकेट हॉकी की मैच होती है तो मैं उसके साथ बाजू में भी नहीं भटकता, यानी मैं खेलने नहीं जाता। इतना ही नहीं, एक कक्षा में, एक दर्जे में, दर्जा यानी कक्षा में, दर्जा यानी कक्षा, स्टैंडर्ड, 1-2, 3-3 साल में फेल होता हूँ तो भी मैं अध्ययन करते रहता हूँ, 24 घंटे पढ़ाई करते रहता हूँ, और तू खेलता है, कूदता है, खेलने कूदने से वक्त गवाता है ना, बेकार में खेलना कूदना यानी बेकार ना, वो कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अगर याद है तो मुझे बता देना। तो गवार है, तू वक्त अपना गवा कर पास हो जाएगा। ऐसी पढ़ाई करती है कोई कि बार बार खेलने जाता है, बार बार तू पढ़ाई नहीं करता, तो ऐसा पास नहीं होगा। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं,
उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई यानी खून पसीने की कमाई, ये मुहावरा है। गाड़ी कमाई यानी खून पसीने की कमाई। गाड़ी कमाई रुपए को क्यों बर्बाद करते हो? तो लेखक अपना दुख, बड़े भाई साहब अब लेखक को अपना दुख बताते दांत फटकार के माध्यम से कि मैं 3-3 साल 4-4 साल पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम अगर खेलना कूदना चाहते हो तो सारी उम्र सड़ते रह जाओगे तो भी इस कक्षा से पास नहीं होगे। अगर तुम्हें खेलना कूदना इतना पसंद है तो घर चले जाओ। दादाजी यानी पिताजी, दादा यानी पिताजी की गाड़ी कमाई यानी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। यानी यहाँ पर लेखक के बड़े भाई साहब को अपने मम्मी पापा किस तरह से पैसे कमाते हैं उनकी शिक्षा के लिए ये बात भी दोस्तों मालूम थी, इसलिए वो अपने भाई को डांट फट करता है कि उनके सपनों के लिए तू पढ़ाई कर जो हमें यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रुकते हैं क्योंकि समय ख़त्म होता जा रहा है, 1 ही मिनट बाकी है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया पढ़ाया। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछें इसकी कहानी। अगर समय मिले तो हम कल 6 बजे लेंगे, 6 से 7, और फिर बाकी कंटिन्यूसली आप लोग करें क्योंकि हम कंटिन्यूसली इस कहानी को ख़त्म करना मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा। और इसी के साथ जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे प्रेजेंट है वो मुझे प्रेजेंट ही देना व्हाट्सएप पर, यस सर कहिए या हेलो सर कहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही मुझे रिकॉर्ड करनी। मैंने आज बहुत सारे बच्चों को फ़ोन किया ऑनलाइन कक्षा के आने के लिए कि तो आप जो जितना हो सके ऑनलाइन कक्षा के लिए आइए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप ऑनलाइन कक्षा में आए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली तासिका में, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, समय ख़त्म होते जा रहा है। टेक केयर। यस माय डियर। ओके बाय। आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर देना, प्रेजेंट ही लगवा देना। प्रेजेंट ही लगा दूंगा मैं आपकी, तो आप रिप्लाई मुझे ज़रूर देना व्हाट्सएप पर। ओके, गुड डे, टेक केयर।